नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे क्या है मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और भारत का कॉरिडोर, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में पीएम मोदी ने अमेरिका, खाड़ी देश, अरब देश और यूरोप देशों के नेताओं के साथ मिलकर एक विशाल और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का लॉन्च किया है। इस परियोजना का मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एयरपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा जाना। इस परियोजना के तहत मध्य पूर्व में स्थित देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भारत से एक शिपिंग रूट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस नेटवर्क को पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा। अमेरिका के डिप्टी एनएसए जॉन फाइनर ने मीडिया से बात करते हुए इस परियोजना की अहमियता को समझाने की कोशिश की है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक संकट, जो कि सी पोर्ट में जो है सुएज नहर में, जो आज से कुछ दिन पहले चीन का एक मालवाहक बहुत बड़ा जहाज फंस गया था, जिसके कारण बहुत से दुनिया का 10% जो व्यापार होता है वो सुएज नहर से होता है। और इसमें चीन का जो बहुत बड़ा व्यापारिक जहाज फंस गया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी संकट आ गए थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नया संकट पैदा किया था, जिसने इस क्षेत्र से होकर जाने वाले माल को एक हफ्ते लेट कर दिया था। समाचार एजेंसी एएफपी के तहत इस डील के तहत समुद्र के अंदर एक केबल भी डाला जाएगा, जो इन क्षेत्रों को जोड़ते हुए दूरसंचार का डेटा ट्रांसफर में तेजी लाएगा। इस समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीर डे मानते हैं कि अगर ये समझौता का सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि यह दुनिया का एक नया ट्रेड रूट देगा। डॉक्टर डे कहते हैं कि मोटे तौर पर देखा जाए तो यह समझौता दुनिया को एक नया ट्रेड रूट देगा। इससे हमारे सुएज नहर के वाले रूट पर निर्भरता कम होगी। ऐसे में अगर कभी उस रूट पर कोई समस्या खड़ी होती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकट बादल नहीं मंडराएगा, क्योंकि इसका वैकल्पिक रूट उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब और मध्य पूर्व के पास रेलवे लाइन भी नहीं है, जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। यह रूट विकसित होने से हमारे लिए मध्य पूर्व से तेल लाना आसान हो सकता है। चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को साल 2008 में शुरू किया था। इसके तहत वो कई देशों में काम जारी है। वहीं यूरोप देश और अमेरिका के नेतृत्व वाली इस परियोजना का शुरुआत 2023 में हो रही है। ऐसे में क्या इसे बीआरआई की तुलना में एक मजबूत विकल्प कहा जा सकता है? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि यह आशंकाएं ठीक है कि बीआरआई की तुलना में यह परियोजना कहीं नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दीर्घकालीन ढंग से देखा जाए तो यह परियोजना दुनिया के एक सकारात्मक साबित होगी, क्योंकि इसका मकसद किसी एक सरकार या पार्टी के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाने का नहीं है, जैसे कि बीआरआई 7 के तहत देखा गया। इसका प्रभाव का नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए एक ढंग से खड़ा करना है, जिस पर भविष्य का व्यापार खड़ा होगा। क्योंकि जहाँ भी हमने बीआरआई प्रोजेक्ट देखा है, उन देशों में कुछ वक्त बाद चीन को लेकर नकारात्मक रुख विकसित हो गया। यानी चीन ने अपना वहाँ विस्तारवाद नीति का प्रयोग किया, यानी कि कर्ज के जाल में फंसाना, उनका पोर्ट ले लेना, एयरपोर्ट ले लेना, सी पोर्ट ले लेना, कर्जों के जाल में फंसा लेना, जैसे नकारात्मक रवैया रुख विकसित होते हुए देखा गया है, क्योंकि उसका मकसद है उन देशों को विकास नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है, यह शिपिंग और रेल परियोजना है। लोगों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह कितना खर्चीला और महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व परियोजना है। उन्होंने ये भी कहा कि यह समझौता कम और मध्यम आय वर्ग वाले देशों को फायदा पहुंचाएगा। यह मध्य पूर्व को वैश्विक व्यापार में एक अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। क्या यह डील
BBC के रिपोर्ट के अनुसार भारत और मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के बीच हुआ यह समझौता मूल रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। भारत से लेकर यूरोप में रेल नेटवर्क काफ़ी सघन है, लेकिन अगर मध्य पूर्व में नज़र डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क के तुलनात्मक रूप से सघन नहीं है। इसकी वजह है माल ढुलाई मूल रूप से सड़क या समुद्री मार्ग से होना। रेल नेटवर्क बिछाने की स्थिति में मध्य पूर्व एक कोने से दूसरे कोने तक माल आवागमन सहज होने की संभावना है। इसके साथ ही यह परियोजना वैश्विक व्यापार के लिए एक नया शिपिंग रूट उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि फिलहाल भारत या इसके आसपास मौजूद देशों से निकलने वाला माल सुएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचता है। इसके साथ ही वह यूरोपीय देशों तक पहुंचता है। इसके साथ ही अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों तक जाने वाला माल भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वह अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका देश तक पहुंचता है। यूरोशिया ग्रुप के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ प्रीतम पाल चौधरी कहते हैं कि फिलहाल मुंबई से जो कंटेनर यूरोप के लिए निकलते हैं वो सुएज नहर से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। भविष्य में यह कंटेनर दुबई से इसराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह तक ट्रेन से जा सकते हैं। इसके बाद यह काफ़ी पैसा बचाते यूरोप पहुंच सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 10% हिस्सा सुएज नहर पर टिका हुआ है। यहाँ छोटी सी दिक्कत आना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा चुनौती खड़ा कर सकता है। साल 2021 में सुएज नहर में पहुंचा एक विशाल चीनी मालवाहक जहाज एवर गिवन सुएज नहर में तिरछी खड़ा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार एवं GNU प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह इसे मध्य पूर्व के लिए एक सकारात्मक मानते हैं। कहते हैं कि मध्य पूर्व देशों में रेल नेटवर्क खड़ा होने से इन देशों में हालात बेहतर होंगे। एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी तरफ इससे मध्य पूर्व के देश एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क देशों को व्यापारिक रूप से करीब लाते हैं। दो देशों के बीच अगर हवाई मार्ग से आवागमन होता है तो कुछ होने पर उन्हें एकाएक रोका जा सकता है, लेकिन रेल नेटवर्क के साथ ऐसा करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में देश एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस डील के घोषणा के होने से बाद भारत में व्यापार को बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण डे इस आकलनों को थोड़ा जल्दीबाजी मानते हैं। वे कहते हैं कि अभी यह आकलन लगाना मुश्किल है कि इस रूट पर अस्तित्व में आ जाने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना उछाल आएगा, क्योंकि व्यापार का बढ़ना सिर्फ दूरी कम होने पर निर्भर नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इस परियोजना में शामिल देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में इसको लेकर काफ़ी सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। यह समझौता एक अहम वक्त में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचों को लेकर चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को काट करना चाहते हैं। G20 के अंदर वो अमेरिका के विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक सहयोगी और निवेशक के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन ने अपनी इस परियोजना के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने प्रभाव, निवेश और व्यापार पहुंचाया है। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन इस समझौते को चीन का महत्वाकांक्षी परियोजना के BRI के मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। कुगलमैन ने ट्वीट कर लिखा कि अगर ये डील हो जाती है तो यह डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये भारत को मध्य पूर्व एशिया से जोड़ेगा और बेल्ट एंड रोड इन्वेस्ट। लेकिन सीधे सीधे कहा जा सकता है कि चीन की चुनौती का सामना, यानी कि अमेरिका द्वारा इसको चीन के चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी डिप्टी NSA जॉन फाइनर ने इस समझौता पर बात करते हुए उम्मीद जताई कि दुनिया भर में इस डील का प्रति सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इस परियोजना में शामिल देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। अगर ये समझौता एक अहम वक्त पर हुआ है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचे को लेकर चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को काट करना चाहते हैं।
G20 के अंदर वो अमेरिका को विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक सहयोगी और निवेशक के रूप में पेश करना। चीनी विश्लेषकों ने जताई आशंका। इस डील की घोषणा से जुड़ी खबरों के आने के बाद चीनी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने लेख छापा कि जिसमें अमेरिकी कोशिश को नाकाफी बताया। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को साल 2008 में शुरू किया था। इसके तहत कई देशों में काम जारी है। वहीं यूरोप देश और अमेरिका के नेतृत्व वाली इस परियोजना की शुरुआत 2023 में हो रहा है। ऐसे में क्या यह इसे BRI की तुलना में एक मजबूत विकल्प कहा जा सकता है? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि यह आशंकाएं ठीक है कि BRI की तुलना में यह परियोजना अभी कहीं नहीं है, लेकिन दीर्घकालीन ढंग से इसे देखा जाए तो परियोजना दूर सकारात्मक साबित होगा, क्योंकि इसका मकसद किसी एक सरकार या एक पार्टी के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाना नहीं है, जैसे कि BRI के साथ देखा गया है। चीन को लेकर और अमेरिका के जो बहुत पहले जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध के कारण बना था, उसी तरह से अभी चीन और अमेरिका के गुट वाले संगठन के बीच अभी ये व्यापार युद्ध का कारण बन रहा है। अभी सब अपना अमेरिका अपना खोते हुए साख बचाना चाहता है, वहीं चीन एक उभरता हुआ महाशक्ति के रूप में प्रतिद्वंदी दिख रहा है। अमेरिका को अभी उभरते हुए महाशक्ति के रूप में USSR जो 15 देशों में टूट चुका था, वहीं अभी बढ़ती हुई चीन की दबदबा के कारण साउथ एशिया ग्लोबल चेन और चाइना सी को लेकर भी अमेरिका का नेतृत्व वाले गठबंधन और चीन के बीच बहुत सारे मतभेद हैं। इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये रूट हो जाता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका वाले गठबंधन में और चीन में एक प्रकार से कहा जाए तो पुराने वाले जो सोवियत USSR और अमेरिका का जो शीत युद्ध था, उसी तरह से अभी शीत युद्ध का ही शुरुआत हो रहा है, चल रहा है। चीन द्वारा अपने पड़ोसी देशों को वन चाइना पॉलिसी के तहत धमकाना, डराना और उनके ज़मीनों पर अधिकार करने की कोशिश करना भी एक बड़ा कारण है इसका। चीन द्वारा जहाँ भी निवेश किया जाता है, वहाँ पर निवेश के साथ साथ उनके संपत्ति का दोहन और कब्जा करने का काम किया जाता है। ऐसे में ये चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो साल में शुरू किया गया था, इसके कई देश इससे अपने आप को शोषित समझ रहे हैं और इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। अमेरिका का जो अभी चीन के ऊपर जो है वो USSR के समय से ही अभी अमेरिका है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।